हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और इस समय हम क्रैश कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्रैश कोर्स में चैप्टर 1 अपलोड किया जा चुका है, तो चैप्टर 2 की आज से हम शुरुआत करेंगे। चैप्टर 2 से करीब 3 से 4 क्वेश्चन आपके नीट में पूछे जाते हैं, तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से आप इसको समझेंगे, हर एक पॉइंट इसका हम कवर करेंगे और आज शाम को 5 बजे इसके क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे जो कि लाइव सेशन होगा। तो अभी शुरुआत करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या क्या पढ़ना आपको। किंगडम्स ऑफ लाइफ के बारे में हम बात करेंगे। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स और लाइकेन को डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं यहाँ पर। अब शुरुआत यहाँ पर करते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, क्योंकि आपका जो चैप्टर है उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, यानी सभ्यता के उदय के साथ ही ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को ह्यूमन ने करना शुरू किया। लेकिन शुरुआत के जो क्लासिफिकेशन थे वो साइंटिफिक नहीं थे, बल्कि ये ज़रूरत के आधार पे किए जाते थे। और हमारी 3 मूलभूत ज़रूरतें, जिसके बारे में मैंने पिछले टर्म पे भी आपको बताया था, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, यानी रोटी, मकान, कपड़ा, ये हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं। अब सबसे पहला जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन यानी वैज्ञानिक तरीके से जो पहला क्लासिफिकेशन वो एरिस्टोटल के द्वारा किया गया। एरिस्टोटल ने पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे प्लांट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया, ट्री, श्रब और हर्ब में। और इन्होंने एनिमल को डिवाइड किया 2 मेन ग्रुप में, जिनमें रेड ब्लड था और जिनमें रेड ब्लड नहीं था। ऐसे 2 ग्रुप बनाए। जिनमें रेड ब्लड था उन्हें इनेमा कहा और जिनमें रेड ब्लड नहीं था उन्हें एनेमा नाम के ग्रुप में प्लेस किया। तो ये 2 ग्रुप बनाए जिनके नाम एनसीईआरटी ने नहीं दिए। फिर लिनियस की अगर हम बात करते हैं तो लिनियस ने 2 किंगडम सिस्टम दिया क्लासिफिकेशन का। इन्होंने 2 किंगडम बनाए, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी में प्लांट को रखा गया और एनिमेलिया में एनिमल्स को प्लेस किया गया। लेकिन जो लिनियस का सिस्टम है, ये सिस्टम अंतर नहीं कर पाता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में। ये ड्रॉबैक है यूनिसेलर और मल्टीसेलर के बीच में, और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के बीच में। जैसे कि अगर आप किंगडम प्लांटी में देखें तो फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी भी हैं और फंजाई भी उसी में रखे गए लिनियस के द्वारा। यानी जो लिनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम था, उस सिस्टम में कई सारे ड्रॉबैक थे जो आपको बताए गए। 3 ड्रॉबैक यहाँ पर ध्यान रखेंगे। यूकैरियोट, प्रोकैरियोट अलग नहीं किए गए, यूनिसेलर, मल्टीसेलर अलग नहीं किए गए, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक को अलग नहीं किया जा सका। साथ ही साथ जो लिनियस ने क्लासिफिकेशन किया उसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी थे जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आ पाते थे। तो इस आधार पे देखिए, इनका जो क्लासिफिकेशन था वो सेल वॉल के ऊपर आधारित था। इसलिए 2 किंगडम सिस्टम जो लंबे समय तक यूज किया गया, ये इनएडिक्वेट था, अपर्याप्त था। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी एक नए सिस्टम की जिसमें क्लासिफिकेशन हम अच्छी तरीके से ऑर्गेनिज्म का कर सकें। इसलिए क्लासिफिकेशन सिस्टम में समय के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस भी होते रहे। 3 किंगडम आया, इसके बाद 4 किंगडम आया, 5 किंगडम आया और 6 किंगडम आया। तो समय समय पर चेंजेस लगातार होते रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं 5 किंगडम सिस्टम के बारे में। तो पहले आप 2 किंगडम के बाद जान लीजिए 3 किंगडम के बारे में। 3 किंगडम सिस्टम दिया गया अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। 3 किंगडम सिस्टम अर्नेस्ट हैकल के द्वारा प्रपोज किया गया, ये आपको याद कर लेना, एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। 4 किंगडम सिस्टम ये दिया गया कोपलैंड के द्वारा, ये भी आप याद कर लेंगे, कोपलैंड। और फिर 5 किंगडम सिस्टम पे आते हैं। 5 किंगडम सिस्टम आर.एच. विटेकर के द्वारा प्रपोज किया गया 1969 में। तो ये अच्छे से याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है। अब ये जो 5 किंगडम बनाए गए ये थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब जो विटेकर ने क्राइटेरिया यूज़ किया क्लासिफिकेशन के लिए, बेसिस यूज किया, वो था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसके लिए आप कोड याद कर सकते हैं RCPMT। R for reproduction, C for cell structure, P for phylogenetic relationship, M for mode of nutrition and T for thallus organization या body organization। अब ये जो यहाँ पर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अगर आप देखेंगे यहाँ पर
तो आपको एक टेबल भी एनसीईआरटी ने बना के दी है। पांचों किंगडम में आप देख लीजिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब सेल टाइप देखिए तो मोनेरा प्रोकैरियोट और बाकी चारों किंगडम यूकैरियोटिक हैं। सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा की सेल वॉल याद रखिएगा नॉन सेलुलोजिक है, पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड से बनी, जिसे पेप्टाइडोग्लाइकैन या म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड के नाम से जाना जाता है। प्रोटिस्टा की बात करें तो कुछ में सेल वॉल होती है और कुछ में सेल वॉल नहीं होती। जैसे डाइटम की बात करें तो सेल वॉल पाई जाती है, यूग्लिनॉइड की बात करें तो सेल वॉल नहीं पाई जाती है। फंजाई की बात करें तो फंजाई में सेल वॉल है, काइटिन की बनी होती है। प्लांटी में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा प्रोकैरियोट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। बाकी चारों किंगडम यूकैरियोट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा का सेलर है, प्रोटिस्टा का सेलर है, फंजाई में मल्टी सेलर लूज टिश्यू है, प्लांटी में टिश्यू ऑर्गन है और एनिमेलिया में टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो देखिए मोनेरा में सबसे ज़्यादा तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। ऑटोट्रॉफिक भी है, यहाँ पर हेटरोट्रॉफिक भी है। ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, हेट्रो में सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक भी होता है। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक दोनों तरह का। फंजाई केवल हेटरोट्रॉफिक, प्लांटी ऑटोट्रॉफिक होते हैं और एनिमेलिया हेटरोट्रॉफिक होते हैं, जिनमें होलोजिक जैसे ह्यूमन हो गया, सेप्रोफिटिक जो सड़ी गली चीज़ों पे सर्वाइव करते हैं। तो ये कैरेक्टर आप ध्यान रखिएगा, खूब आपसे पूछा जाता है। अब थ्री डोमेन सिस्टम की अगर हम बात करें तो थ्री डोमेन सिस्टम कार्ल लूच के द्वारा प्रपोज किया गया और इसमें जो किंगडम मोनेरा है, इस किंगडम मोनेरा को दो डोमेन में डिवाइड किया गया, आर्किया में और बैक्टीरिया में डिवाइड किया गया। आर्किया में आर्की बैक्टीरिया को रखा गया और बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया को प्लेस किया गया और बाकी जो चार किंगडम हैं उन्हें थर्ड डोमेन में प्लेस किया गया, जिसका नाम यूकैरिया रखा गया। तो यहाँ पर किंगडम मोनेरा को दो डोमेन में डिवाइड कर दिया गया और बाकी जो बचे हुए चार किंगडम हैं यानी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन्हें थर्ड डोमेन में रखा गया, जिसका नाम यूकैरिया है। तो यूकैरिया, आर्किया और बैक्टीरिया तीन डोमेन है। कार्ल लूच के द्वारा थ्री डोमेन सिस्टम या सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, जरा इसको देखते हैं। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम जैसे लिनियस की बात करें, उन्होंने बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फंज, जिम्नो और एनजीओ को प्लांट के अंदर रखा। और लिनियस ने जो सिस्टम यूज किया था टू किंगडम, वो आधारित था सेल वॉल के ऊपर और सेल वॉल के आधार पे जिन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल पाई जाती थी उन्हें प्लांटी में रखा गया और जिनमें सेल वॉल नहीं थी उन्हें एनिमेलिया के अंदर प्लेस किया गया। लेकिन इसकी वजह से कई तरह की समस्याएं आई। सेल वॉल के आधार पे क्लासिफिकेशन करने की वजह से जो ऑर्गेनिज्म एक साथ आने चाहिए थे वो अलग अलग हो गए और जो दूर होने चाहिए थे वो एक साथ आ गए। जैसे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की बात करें और ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया की बात करें, लिनियस ने क्या किया कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में सेल वॉल है तो इनको एल्गी और बाकी प्लांट के साथ रख दिया जो कि यूकैरियोटिक, यानी लिनियस ने प्रोकैरियोट यूकैरियोट को साथ में रख दिया। साथ ही साथ अभी आपने देखा था कि लिनियस ने यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ में प्लेस कर दिया था, यानी क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गा है और स्पाइरोगायरा मल्टीसेलुलर है। इन दोनों को लिनियस ने एल्गी के में प्लेस किया प्लांटी के अंदर, क्योंकि दोनों में सेल वॉल पाई जाती है। लिनियस का जो सिस्टम था वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक के बीच में, दोनों को एक साथ प्लांट के अंदर प्लेस कर दिया गया, क्योंकि प्लांटी और जो बाकी ग्रीन प्लांट थे सब में सेल वॉल पाई जाती थी। तो इस आधार पे लिनियस ने दोनों को एक साथ रख दिया। लेकिन फंजाई की अगर बात करें तो फंजाई में काइटिन होती सेल वॉल में और ग्रीन प्लांट में सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाती, लेकिन लिनियस ने इस बात को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया। बाद में जब विटेकर के द्वारा इन चीज़ों को कंसिडर किया गया, इन कैरेक्टर को ध्यान में दिया गया, तो फंजाई को एक सेपरेट किंगडम में प्लेस किया गया जिसका नाम किंगडम फंजाई है। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उन्हें एक अलग किंगडम मोनेरा में प्लेस किया गया और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा में प्लेस किया गया। अब अगर आज के समय की हम बात करें विटेकर के सिस्टम की, तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एक साथ रखा गया है क्लेमाइडोमोनास को, क्लोरेला को, जिन्हें पहले एल्गी में रखा गया था प्लांटी किंगडम के अंदर और दोनों में सेल वॉल पाई जाती है, विद पैरामीशियम एंड अमीबा विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम विच लैक सेल वॉल। तो अगर आप लिनियस के सिस्टम को देखें तो क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला प्लांटी के अंदर थे,
पैरामीशियम अमीबा एनिमेलिया के अंदर थे। लेकिन आज के समय को आप देखें, अगर विटेकर के सिस्टम के बारे में बात करें तो क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, अमीबा, पैरामीशियम चारों किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर हैं। तो यहाँ पर ये बड़ा चेंज आया। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। यानी जो डिफरेंट किंगडम में रखे गए थे, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा अलग अलग किंगडम में थे, विटेकर ने एक साथ रख दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज हो गया। और इस तरह के जो चेंजेस हैं ये फ्यूचर में और भी आपको दिखाई देंगे। जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम कैरेक्टर को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम जानेंगे, वैसे वैसे ऐसे चेंज आपको फ्यूचर में भी दिखाई देंगे। समय के साथ साथ जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है ये केवल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर आधारित नहीं है, बल्कि फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज, फाइलोजेनेटिक रिलेशन पर भी आधारित है। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इस चैप्टर में हम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई किंगडम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम है, इनको चैप्टर 3 में प्लांटी को डिस्कस करेंगे, चैप्टर 4 में एनिमेलिया को डिस्कस करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि जो प्लांटी किंगडम है वो अगले चैप्टर में आएगा, चैप्टर 3 में, और एनिमेलिया चैप्टर 4 में आएगा। चैप्टर 2 जो इस समय हम पढ़ रहे हैं, इसमें 3 किंगडम हम फॉलो करेंगे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर किंगडम मोनेरा से। किंगडम मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया और बैक्टीरिया इसके सोल मेंबर हैं। सोल का मतलब मुख्य सदस्य कहलाते हैं। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया सबसे अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें कहा जाता है जिनका साइज 100 माइक्रोमीटर से कम होता, मतलब जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब कहा जाता है। बैक्टीरिया लगभग हर जगह पाए जाते हैं, मतलब ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर हमारे हाथ में थोड़ी सी मिट्टी लग जाए तो उसमें कई सौ बैक्टीरिया मौजूद होंगे। ये कई ऐसे एक्सट्रीम हैबिटाट में पाए जाते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के झरने में, रेगिस्तान में, बर्फ के अंदर, गहरे महासागर में पाए जाते हैं, जहाँ पर बहुत कम दूसरा जीवन पाया जाता है। कई ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर और ऊपर पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। अगर बॉडी के अंदर है तो एंडोपैरासाइट कहा जाएगा और बॉडी के ऊपर है तो एक्टोपैरासाइट कहा जाएगा। अब शेप के आधार पे बैक्टीरिया को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे स्फेरिकल की बात करें तो स्फेरिकल के लिए साइंटिफिक टर्म कोकस यूज करते हैं। कोकस सिंगुलर है, प्लूरल फॉर्म में कोकाई। रॉड शेप है तो बैसिलस कहा जाएगा, प्लूरल में बैसिलाई। कॉमा शेप है तो विब्रियम कहा जाएगा, प्लूरल में विब्रियो। और अगर सर्पिलाकार हैं, स्पाइरल, तो स्पाइरिलम कहेंगे, प्लूरल फॉर्म में स्पाइरिला। और ये चारों फिगर आपको दिए गए हैं, कोकाई, बैसिलाई, स्पाइरिला और विब्रियो। अब यहाँ पर ये भी आप देखिए कि स्पाइरिला में फ्लैजिलम आपको दिखाए गए हैं और बैसिलाई में स्पोर आपको दिखाए गए। इस बात पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, यानी जो बैसिलाई होते हैं ये स्पोर बनाते हैं, स्पोर को एंडोस्पोर कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड एंडोस्पोर। अब बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक हैं तो इनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, लेकिन इनका व्यवहार बहुत जटिल होता है। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ यानी चैप्टर 8 में हम डिस्कस करेंगे। Compared to many other organ, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity। मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा तरह का जो न्यूट्रिशन है ये मोनेरा में पाया जाता है। आपने जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यहाँ पर देखा तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में सबसे ज़्यादा तरह के आपको दिखाए गए हैं। तो इसका मतलब है कि इसी को हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है ये मोनेरा किंगडम में पाई जाती है। सम ऑफ बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, यानी अपना खाना खुद बना सकते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के द्वारा। कुछ ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं और कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफी। अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अभी शाम को जब लाइव सेशन हम करेंगे तो उसमें हम क्वेश्चन भी करेंगे और इस बात को मैं पूछूंगा आपसे। तो हेटेरोट्रॉफ होते हैं यानी वो अपना खाना नहीं बना सकते, अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं या डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं। अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेंगे तो पैरासाइट कहेंगे और डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड ऑब्टेन करेंगे तो सैप्रोफिटिक कहा जाएगा। अब
बैक्टीरिया या मोनेरा को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो पहले हम आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं। आर्की बैक्टीरिया आर स्पेशल, ये स्पेशल बैक्टीरिया हैं क्योंकि ये ऐसे हार्श हैबिटाट में, कठिन परिस्थितियों में पाए जाते हैं जहां पर कोई दूसरा जीवन जल्दी सर्वाइव नहीं करता है। जैसे कुछ ऐसे होते हैं आर्की बैक्टीरिया जो साल्टी एरिया में पाए जाते हैं, इन्हें हेलोफाइल कहते हैं। गर्म पानी के झरनों में तो थर्मोइस्डोफाइल कहते हैं। मार्शी एरियाज में तो मेथेनोजन के नाम से जाना जाता है। आर्की बैक्टीरिया, नीट में पूछा कि आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अलग होते हैं क्योंकि इनमें डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है और यही डिफरेंट सेल वॉल की वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन में जिंदा रह सकते। लेकिन जब एग्जाम में पूछा गया तो डिफरेंट सेल वॉल ऑप्शन नहीं था, तो डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन उस कंडीशन में आपको आंसर करना पड़ेगा। इस बात को अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। मेथेनोजन की बात करें तो ये रूमिनेंट एनिमल यानी जैसे काऊ और बुफेलो उनके गट में पाए जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायोगैस यानी मीथेन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए इनके डंक से। बायोगैस प्रोडक्शन की पूरी टेक्नोलॉजी आप पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। तो ये आर्की बैक्टीरिया हो गए, खूब आपसे पूछे जाते हैं, हेलोफाइल, थर्मोइस्डोफाइल, मेथेनोजन, अच्छे से याद करिएगा। अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। जो यू बैक्टीरिया है इन्हें ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है और ये जो ट्रू बैक्टीरिया यहाँ पर हैं ये हज़ारों तरह के हमारे नेचर में, हमारे हैबिटाट में पाए जाते हैं। यू बैक्टीरिया की खास बात ये है कि इनमें एक रिजिड सेल वॉल पाई जाती है जो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है और अगर ये मोटाइल हैं तो इनमें फ्लैजिलम भी प्रेजेंट होता है। जरूरी नहीं कि इनमें फ्लैजिला पाया ही जाए। तो जैसे अब यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया की बात करें, इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो कि ग्रीन प्लांट की तरह है। जिन ऑर्गेनिज्म में, आज से कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जिन ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल ए होगा उनकी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जरूर इवॉल्व होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये ग्रीन प्लांट की तरह क्लोरोफिल ए रखते हैं और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी लाइट एनर्जी का यूज करके अपना खाना प्रिपेयर कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं और फिलामेंटस हो सकते हैं। जैसे फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया यहाँ पर आपको दिखाया गया है, दैट इज नॉस्टॉक। फ्रेश वाटर में पाए जा सकते हैं, मैरीन वाटर में हो सकते हैं या टेरेस्ट्रियल एल्गी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में पाए जा सकते हैं। इनकी जो कॉलोनीज है ये सराउंडेड होती जिलेटिनस शीथ के द्वारा या म्यूसिलेजिनस शीथ के द्वारा, ये फिगर में आपको दिखाया गया है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पल्यूटेड वाटर बॉडी, ये पल्यूटेड वाटर बॉडी में ब्लूम कॉज करते हैं। ब्लूम फॉर्मेशन की वजह से मछलियों की डेथ हो जाती है। इन्वायरमेंटल इशू चैप्टर में हम एल्गल ब्लूम को डिस्कस भी करेंगे। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in a specialized cell called heterocyst। जैसे ये हेट्रोसिस्ट आपको दिखाई गई है, इस हेट्रोसिस्ट के अंदर नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम है जिससे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। पैडी फील्ड में जैसे नॉस्टॉक की बात करें, एनाबिना की बात करें तो इनमें हेट्रोसिस्ट नाम की सेल पाई जाती है जिसके द्वारा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। तो जो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। अब आते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक की अगर हम बात करते हैं तो ये बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं और ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी से एटीपी प्रोडक्शन करते हैं और उस एटीपी को फूड सिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। यानी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं एटीपी के फॉर्म में। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करना है कि दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट। ये रिसाइकलिंग में रोल प्ले करते हैं। किसकी रिसाइकलिंग? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर। बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि शाम को लाइव सेशन में हम क्वेश्चन भी करेंगे, तो क्वेश्चन करते समय आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर। अब आते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी पहले भी बताया गया मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, यानी ज़्यादातर बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर होते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, यानी ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को, और उससे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। इनका ह्यूमन अफेयर में भी काफ़ी रोल होता है, यानी ह्यूमन के लिए अलग अलग तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जैसे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया
दूध को दही में चेंज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक होता है। एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक है। क्या हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आप जानते हैं कोई जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है? दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम, जैसे राइजोबियम के बारे में आपने सुना होगा। राइजोबियम एक हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है जो लेग्यूम प्लांट में नाइट्रोजन को फिक्स करता है, लेग्यूम प्लांट की रूट के अंदर, ये भी आप जानते होंगे। सम आर पैथोजन, कुछ ऐसे होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। पैथोजन का मतलब डिजीज कॉजिंग, और ये डैमेज करते हैं ह्यूमन बीइंग को। ह्यूमन में जैसे साल्मोनेला टाइफाइड नाम की डिजीज कॉज करता है। हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं कई सारे बैक्टीरिया हैं, जैसे सिट्रस कैंकर नाम की डिजीज सिट्रस में कॉज करता है बैक्टीरिया। हमारे फॉर्म एनिमल और पेट यानी पालतू जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कुछ डिजीज आपको याद करनी, कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीजेस कॉज बाय द डिफरेंट बैक्टीरिया। तो कॉलेरा विब्रियो कॉलेरी नाम के बैक्टीरिया के द्वारा होता है। टिटनेस की अगर हम बात करें तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है। सिट्रस कैंकर जैंथोमोनास सिट्री के द्वारा होता है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाई फिशन, ये मेनली फिशन से डिवाइड करते हैं। ये आपको डिवाइडिंग बैक्टीरियम दिखाया गया, यहाँ से डिवाइड कर रहा है एक बैक्टीरिया दो हिस्सों में। सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, प्रतिकूल अवस्था में स्पोर बनाते हैं, खासतौर से ये एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। और अभी आपने देखा था बैसिलाई टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें स्पोर भी मैंने आपको कहा था कि ये बात आप ध्यान जरूर रखिएगा यहाँ पर अच्छी तरीके से। तो अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनाते हैं। साथ ही साथ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक मेथड के द्वारा, शॉर्ट मतलब मेथड के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं बाई adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to another। तो DNA ट्रांसफर के तीन तरीके होते हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन में DNA का ट्रांसफर कॉन्टैक्ट के द्वारा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में मीडियम के द्वारा होता है, और ट्रांसडक्शन में वायरस या बैक्टीरियोफेज के द्वारा होता है। यू बैक्टीरिया में हमारे पास अगला एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करें तो माइकोप्लाज्मा ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल नहीं होती, ये बहुत खास बात है। यू बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा एक ऐसा प्रोकैरियोट है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। दीज आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, खूब पूछा जाता है, सबसे छोटी लिविंग सेल है हमारी अर्थ की, और ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकती है। ये नहीं कहा गया कि बिना ऑक्सीजन के रहती हैं, ऑक्सीजन मिली तब भी ठीक है, नहीं मिली तब भी ठीक है। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन प्लांट एंड एनिमल, यानी ये कई ऐसे माइकोप्लाज्मा भी हैं जो ह्यूमन में डिजीज कॉज कर सकते हैं और प्लांट में भी डिजीज कॉज कर सकते हैं। चलिए बेटा, अब दूसरे किंगडम की बात करते हैं, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा की अगर बात की जाए तो जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट हैं इन्हें प्रोटिस्टा में प्लेस किया गया है। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है, शाम को जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा लाइव सेशन में, ध्यान रखिएगा द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, यानी इस किंगडम की बाउंड्री डिफाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कह रहे हैं कि एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है, एक बायोलॉजिस्ट के लिए प्लांट हो सकता है, दूसरे के लिए जैसे आप यूग्लिना की बात करें, यूग्लिना का केस लेते हैं, तो यूग्लिना की अगर हम बात करते हैं तो यूग्लिना यूनिसेलुलर यूकैरियोट इसलिए प्रोटिस्टा में रखा गया, लेकिन इसमें क्लोरोफिल है तो ये प्लांट की तरह का कैरेक्टर भी शो करता है। और अगर यूग्लिना की बात करें तो हेट्रोट्रॉफिक है, एनिमल की तरह का कैरेक्टर भी शो करता है। तो इसका मतलब है कि किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्री डिफाइंड नहीं है। एनसीईआरटी ने क्राइसोफाइट को, डायनोफ्लैजिलेट को, यूग्लिनोइड को, स्लाइम मोल्ड को और प्रोटोजोवन को प्रोटिस्टा में रखा है यहाँ पर। तो इन्हीं 5 के बारे में हमें पढ़ना है। प्रोटिस्टा के मेंबर खास तौर से एक्वेटिक होते हैं, प्राइमरीली मतलब मेनली एक्वेटिक नेचर के होते हैं, और ये किंगडम एक लिंक बनाता है दूसरे किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई के साथ में। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये किंगडम एक लिंक बनाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा तो यहाँ क्लेमाइडोमोनास है, तो क्लेमाइडोमोनास लिंक करता है प्रोटिस्टा और प्लांटी को। इसी किंगडम प्रोटिस्टा में अमीबा है जो प्रोटिस्टा को एनिमेलिया से लिंक करता है, और स्लाइम मोल्ड इसी में है जो कि फंजाई और किंगडम को, प्रोटिस्टा को लिंक करते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। चूँकि किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर यूकैरियोटिक हैं, इसलिए यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। कुछ ऐसे मेंबर भी जहाँ पर फ्लैजिला और सिलिया पाए जाते हैं, जैसे यूग्लिना की बात करें तो वहाँ पर फ्लैजिला मिलेंगे, पैरामीशियम की बात करें तो वहाँ पर सिलिया पाए जाएंगे, तो सिलिया और फ्लैजिला यहाँ पर होते हैं।
अब प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल भी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर सेल का फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल फ्यूजन या जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता है। तो अब बात करते हैं पहले ग्रुप की प्रोटिस्टा में, दैट इज क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट में रखा गया है डाइटम को और डेस्मिड को। डेस्मिड को गोल्डन एल्गी कहा जाता है। ये खास तौर से फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और साथ ही साथ मैरीन इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट होते हैं, यानी दोनों जगह आपको मिलेंगे। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी नेकेड आई से आप इन्हें नहीं देख सकते हैं। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, प्लैंकटन कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो पैसिवली फ्लोट करता है उसे प्लैंकटन कहते हैं और जो एक्टिवली फ्लोट करता है उन्हें नेक्टन के नाम से जाना जाता है। यानी जिसके पास लोकोमोशन करने के लिए सिलिया फ्लैजिला ना पाए जाएं, जो पैसिवली फ्लोट करें, उन्हें प्लैंकटन का नाम दिया जाता है। तो जो क्राइसोफाइट हैं ये प्लैंक्टोनिक नेचर के होते हैं और इनमें से ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी अपना खाना खुद बना सकते हैं। अब डाइटम की अगर बात करें तो डाइटम की जो सेल वॉल होती है वो सोप बॉक्स लाइक होती, खूब पूछा जाता है। इनकी सेल वॉल में सिलिका होता है, सिलिका की वजह से वॉल इनडिस्ट्रक्टिबल यानी नष्ट ना होने वाली होती है और इसलिए जब डाइटम की डेथ हो जाती है तो ये लार्ज अमाउंट में सेल वॉल डिपॉजिट को अपने हैबिटाट में छोड़ देते हैं और ये जो इनकी सेल वॉल का डिपॉजिट है ये एक्यूमुलेट होता रहता है और करोड़ों वर्षों के बाद में इसे डायटोमेसियस अर्थ कहा जाता है। डायटोमेसियस अर्थ का नेचर ग्रिटी यानी खुरदरा होने की वजह से इसका यूज पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में किया जाता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डाइटम आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। कल का अगर लाइव सेशन आपने देखा होगा तो उसमें मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा भी था और आज का जो लाइव सेशन हमारा 5 बजे होगा, ध्यान से करिएगा क्योंकि जो पॉइंट अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यही मैं शाम को आपसे पूछूंगा। चलिए दूसरे ग्रुप पे चलते हैं, दैट इज डाइनोफ्लैजिलेट। नाम से ही पता लगा, डाई का मतलब दो और फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला। तो ये ज़्यादातर मैरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं। इनके कलर की अगर बात करें तो येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड हो सकते हैं, जो मेन पिगमेंट इनकी बॉडी पर में पाया जाता है उसके आधार पे। सेल वॉल यहाँ पर भी पाई जाती है और सेल वॉल के ऊपर स्टिफ यानी मजबूत सेलुलोज प्लेट पाई जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इनके नाम से पता चल रहा है कि इनमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडिनल होता है और दूसरा ट्रांसवर्स होता है। सेल वॉल प्लेट जो होती है उनमें फरो खांच पाई जाती है, जैसे ये खांच आपको दिखाई दे रही है और यहीं से फ्लैजिला एराइज करते हैं। तो यहाँ पर जो फिगर आपको दिया गया है, ए वाला फिगर, ये डाइनोफ्लैजिलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फिगर नया एनसीईआरटी में ऐड किया गया, इसको ध्यान रखिएगा आप। अब अगर हम रेड डाइनोफ्लैजिलेट की बात करें जिसका एग्जाम्पल गोनियोलैक्स है, ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है समुद्र के अंदर और इसकी वजह से समुद्र रेड अपीयर होता है जिसे रेड टाइड कहा जाता है। अब इनके द्वारा एक टॉक्सिन रिलीज किया जाता है और इस टॉक्सिन की वजह से बहुत ज़्यादा संख्या में फिशेस की डेथ हो जाती है। तीसरे ग्रुप की बात करते हैं, दैट इज यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड की बात करें तो ये मेजॉरिटी में फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं और स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। स्टेगनेंट वाटर जैसे तालाब का पानी रुका हुआ है तो उसे स्टेगनेंट वाटर कहते हैं, नदी का पानी बहता हुआ है तो उसे रनिंग वाटर कहते हैं। अब यहाँ पर सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल की जगह पर इनमें प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जिसे पेलिकिल का नाम दिया जाता है और पेलिकिल की वजह से उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल नेचर की हो जाती है। ये आप ध्यान रखेंगे। इनमें भी 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। ये आपको फिगर यूग्लिना का यहाँ पर दिखाया गया है। एक फ्लैजिला यहाँ पर आपको लंबा दिखाया गया है और एक फ्लैजिला यहाँ पर छोटा आपको दिखाया गया है। तो अगर हम यूग्लिना की बात करें तो ये फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं अगर इनको सनलाइट मिले तो, और अगर सनलाइट नहीं मिलती है, डेप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, तो ये हेट्रोट्रॉफिक बिहेवियर शो करते हैं और ये दूसरे छोटे एनिमल को खाना शुरू करते हैं, प्रेडेशन करना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं प्लांट और एनिमल के बीच में, दोनों तरह के कैरेक्टर पाए जाते हैं और खास तौर से यूग्लिनॉइड में जो पिगमेंट होते हैं वो हायर प्लांट की तरह पाए जाते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा, एग्जाम्पल यूग्लिना आ जाएगा यहाँ पर। अब आते हैं चौथे ग्रुप पे, स्लाइम मोल्ड की बात करते हैं। स्लाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। सेप्रोफिटिक
हैं तो ये सड़ी गली चीज़ों पे डिकेइंग ट्विग और लीव्स की अगर हम बात करें उनको इंगल्फ करते हैं, सड़ी गली चीज़ों से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। अब यहाँ पर बहुत खास बात है, अंडर सुटेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन में दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, एक झुंड बनाते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। प्लाज्मोडियम कई फीट तक ग्रो कर सकता है, सेवरल फीट तक ग्रो कर सकता है। अब जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होता है और फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। फ्रूटिंग बॉडी फंजाई में भी पाई जाती है और इसीलिए मैंने अभी आपसे कहा था कि जो स्लाइम मोल्ड है फंजाई और प्रोटिस्टा को लिंक करता है। अब इन फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर स्पोर प्रेजेंट होते हैं। फ्रूटिंग बॉडी स्पोर का फॉर्मेशन करती है। स्पोर में ट्रू वॉल पाई जाती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और स्पोर में वॉल होने की वजह से रेजिस्टेंट होते हैं और कई साल तक सर्वाइव कर सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में भी। और इनके जो स्पोर्स हैं उनका डिस्पर्सल एयर करंट यानी हवा के साथ होता है। अब आते हैं लास्ट ग्रुप जो प्रोटिस्टा का है, दैट इज द प्रोटोजोवन। जितने भी प्रोटोजोवन है सभी हेट्रोट्रॉफिक नेचर के हैं, जो प्रीडेटर या पैरासाइट के रूप में रहते हैं। जैसे अमीबा की बात करें तो एक प्रीडेटर है, ट्रिपेनोसोमा की बात करें तो एक पैरासाइट हो जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि जो प्रोटोजोवन होते हैं ये एनिमल के सबसे प्रिमिटिव रिलेटिव होते हैं। एक्चुअली जब एनिमेलिया किंगडम लिनियस के सिस्टम को अगर हम देखें तो वहाँ पर प्रोटोजोआ सबसे पहले थे, लेकिन अब जब हम विटेकर का सिस्टम पढ़ते हैं तो एनिमेलिया किंगडम की शुरुआत पोरीफेरा से होती है, क्योंकि प्रोटोजोआ को एनिमेलिया किंगडम से बाहर कर दिया गया है। देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन। प्रोटोजोन के 4 क्लासेस हैं। पहला जो क्लास है अमीबॉइड प्रोटोजोन। अमीबॉइड प्रोटोजोन की बात करें तो ये फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, सी वाटर में या मॉइस्ट सॉइल में हो सकते हैं। ये मूव करते हैं और अपने शिकार को पकड़ते हैं स्यूडोपोडिया के द्वारा, जिसे फॉल्स फीट कहा जाता है। जैसे अमीबा की बात करें, जो मैरीन फॉर्म होते, जो मैरीन वाटर में पाए जाने वाले अमीबॉइड प्रोटोजोन होते हैं उनमें सिलिका सेल पाया जाता, बहुत खास बात है। और अमीबा की बात करें तो ये तो फ्री लिविंग है, लेकिन एंट अमीबा की बात करें तो ये पैरासाइट है, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जिससे अमेबिक डिसेंट्री नाम की बीमारी हो जाती है। दूसरा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की बात करें तो ये भी फ्री लिविंग हो सकते हैं या पैरासिटिक हो सकते हैं, और फ्लैजिलेटेड है इसलिए फ्लैजिला पाया जाता है। पैरासिटिक फॉर्म डिजीज कॉज करती है, जैसे ट्रिपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस नाम की डिजीज कॉज करता है। तीसरा ग्रुप है सिलिएटेड प्रोटोजोन। सिलिएटेड प्रोटोजोन की बात करें तो इनमें सिलिया पाए जाते हैं और इनमें एक कैविटी या गलेट पाई जाती है और गलेट बॉडी के सरफेस पे ओपन होती है। सिलिया के मूवमेंट के द्वारा जो खाने से भरा हुआ पानी है ये गलेट की तरफ मूवमेंट करता है। एग्जाम्पल पैरामीशियम यहाँ पर हो जाएगा। चौथा जो ग्रुप है लास्ट यहाँ पर, दैट इज स्पोरोजोवन, जो कि बहुत खास है। स्पोरोजोआ में स्पोर लाइक स्टेज पाई जाती है। जैसे प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम में जो स्पोर लाइक स्टेज होती है उसे स्पोरोजोइट के नाम से जाना जाता है। और ये जो प्लाज्मोडियम है इसे मलेरियल पैरासाइट कहा जाता है और ये मलेरिया नाम की डिजीज कॉज करता है। तो ये 2 किंगडम आपके हो गए, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। अब तीसरे किंगडम को हम पढ़ते हैं, दैट इज किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई की अगर हम बात करें तो किंगडम फंजाई एक यूनिक किंगडम है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का, यानी इसके सभी मेंबर हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। जो फंजाई के मेंबर हैं ये मॉर्फोलॉजी और हैबिटाट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं। अगर फंजाई की हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जब ब्रेड खराब हो जाता है तो उस पर जो फफूंद आप कहते हैं वो एक्चुअली फंजाई है, और जब संतरे सड़ जाते हैं, फल सड़ जाते हैं तो उनके ऊपर भी फंजाई ग्रो कर जाता है। जैसे कॉमन मशरूम की हम बात करें जो आप खाने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर टोड स्टूल की हम बात करें, जो मशरूम आप बाजार से खरीद के लाते हैं वो भी एक्चुअली एक फंजाई जिसका नाम अगेरिकस है। इसी तरह वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीफ, मस्टर्ड की पत्तियों पे जो सफ़ेद कलर के धब्बे पड़ जाते हैं वो भी पैरासिटिक फंगस एल्ब्यूगो की वजह से होते हैं। इसी तरह कुछ यूनिसेलुलर फंजाई जैसे ईस्ट की बात करें तो इनका यूज़ किया जाता है ब्रेड और बियर बनाने के लिए। सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में हम डिस्कस करेंगे। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं प्लांट और एनिमल में। जैसे अगर हम बात करें व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया, एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। जो पक्सीनिया इसे रस्ट फंगस भी कहा जाता है और ये व्हीट में रस्ट नाम की डिजीज कॉज करता है। कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो हमारे लिए
फायदेमंद भी, जैसे पेनिसिलियम एंटीबायोटिक हमें प्रोवाइड करता है जिसे पेनिसिलिन कहा जाता है। अब हैबिटाट की बात करें तो फंजाई कॉस्मोपॉलिटन, मतलब हर जगह पाए जाते हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल और प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं एक्टोपैरासाइट के रूप में। इनको ग्रो करने के लिए वार्म और ह्यूमिड कंडीशन की ज़रूरत होती, गर्म और नम कंडीशन इनको चाहिए, और इसीलिए हम खाने को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर कम होता है, जबकि इनको ग्रो करने के लिए वार्म कंडीशन चाहिए। तो इसीलिए जब खाने को हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो ये खाना बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन की वजह से ख़राब नहीं होता है। अब अगर ईस्ट के एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जो, या आप कह सकते हैं इसको छोड़ के बाकी जितने भी फंजाई हैं वो फिलामेंटस होते हैं। ईस्ट एक अकेला एग्जाम्पल है जो कि यूनिसेलुलर नेचर का होता है, इसके अलावा बाकी सारे फंजाई फिलामेंटस नेचर के होते हैं। ईस्ट के अलावा जितने भी फंजाई उनकी बॉडी लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है जिन्हें हाइफी कहा जाता है। ऐसे धागे की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हाइफी कहते हैं, और हाइफी का जो नेटवर्क होता है उसे माइसीलियम, जैसे ये दूसरा हाइफी हो गया यहाँ पर। अब ये हाइफी का जो पूरा नेटवर्क बन गया दैट इज नेम्ड एज माइसीलियम। तो इनकी बॉडी माइसीलियम से बनी हुई है। कुछ हाइफी ऐसे होते हैं जो जिनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इन्हें सिनोसिटिक हाइफी कहा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई हाइफी इस तरह की है, जैसे ये वाली हाइफी है, तो इस हाइफी में आपको 3 सेल और 3 न्यूक्लियाई दिखाई दे रही हैं, तो इसे आप सेप्टेट हाइफी कहेंगे। एक हाइफी ऐसी जहां पर न्यूक्लियस का नंबर तो एक से ज़्यादा लेकिन सेल एक ही है, तो इसे आप सिनोसिटिक हाइफी का नाम देंगे। तो अदर्स हैव सेप्टी और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी, ये वाला जो आपको हाइफी दिखाया गया इसमें सेप्टी और क्रॉस वॉल प्रेजेंट है। अब अगर इनकी सेल वॉल की बात करते हैं तो फंजाई की सेल वॉल काइटिन और पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन पॉलीसैकेराइड से बनी है। अब अगर ज़्यादातर फंजाई की हम बात करते हैं, यहाँ पर एनसीईआरटी लिखा मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक, जबकि लिखना चाहिए ऑल फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफिटिक। Those that depend on living plant and animal are called parasite, and they can also live as symbiont in association with algae as lichen and with root of higher plant as mycorrhiza। तो इनमें 3 तरह का हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में 2 एसोसिएशन है, लाइकेन एंड माइकोराइजा। एल्गी फंजाई का एसोसिएशन लाइकेन है, और फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट का जो एसोसिएशन है दैट इज कॉल्ड माइकोराइजा। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। फंजाई में रिप्रोडक्शन के 3 तरीके हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव में 3 तरीके, फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के द्वारा होता है, जैसे कोनिडिया की बात करें स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 तरीके हैं, oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर के द्वारा होता है। अब ये जो अलग अलग तरह के स्पोर आपको बताए गए, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, इन स्पोर का फॉर्मेशन होता है फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल साइकिल चलती है जिसमें 3 स्टेप होते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगेमी की बात करें तो यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट के बीच में। कैरियोगेमी में न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, और मियोसिस जाइगोट में होने पर हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 कंडीशन हो सकती हैं। जब कोई फंगस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कॉम्पैटिबल मेटिंग टाइप। कॉम्पैटिबल मेटिंग टाइप एक प्लस टाइप की होनी चाहिए और एक माइनस टाइप की होनी चाहिए। अगर दोनों प्लस हैं तो इनकॉम्पैटिबल हैं, और दोनों माइनस हैं तो ये इनकॉम्पैटिबल हैं। दोनों अलग अलग स्ट्रेन की होंगी तभी कॉम्पैटिबल कहा जाएगा। कम टुगेदर एंड फ्यूज इन सम फंजाई, फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल। ये सम फंजाई का मतलब समझ रहे हैं, फाइकोमाइसीट की बात हो रही है। फाइकोमाइसीट में जब 2 हैप्लॉइड सेल फ्यूज करती हैं तो इससे तुरंत डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अगर हम एस्कोमाइसीट और बेसिडियोमाइसीट की बात करें तो वहां पर एक डाइकैरियोटिक स्टेज आती है N+N, जहां पर एक सेल के अंदर ही 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और इस डाइकैरियन, ये जो 2 न्यूक्लियस वाली स्टेज है, इस स्टेज को डाइकैरियोफेज कहते हैं और कंडीशन को डाइकैरियन कहा जाता है।
बाद में दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं, पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं और सेल डिप्लॉयड हो जाती है। अब जो डिप्लॉयड सेल है उसे आप जाइगोट कहते हैं, और जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन होता है, और रिडक्शन डिवीजन होने के बाद हैप्लॉयड स्पोर बन जाते हैं। लेकिन एस्कोर बेसिडियो में जो डिप्लॉयड सेल है उससे फ्रूटिंग बॉडी बनती है, और फ्रूटिंग बॉडी में रिडक्शन डिवीजन होने से हैप्लॉयड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं फंजाई के क्लासिफिकेशन की। फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है ये आधारित है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज के आधार पे। इन 3 कैरेक्टर के आधार पे इसे 4 क्लास में डिवाइड किया गया। पहला क्लास है फाइकोमाइसीट, दूसरा एस्कोमाइसीट है, तीसरा जो क्लास है दैट इज कॉल्ड बेसिडियोमाइसीट, और चौथा जो क्लास है दैट इज कॉल्ड ड्यूटेरोमाइसीट। तो इन चारों क्लासेस के बारे में 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। फाइकोमाइसीट से स्टार्ट करते हैं। फाइकोमाइसीट की अगर हम बात करें तो इसके मेंबर एक्वेटिक हैबिटाट में पाए जाते हैं, डिकेइंग वुड पे पाए जाते हैं, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस पे, और ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं। माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक बहुत खास है, क्योंकि बाकी तीनों क्लास में जो माइसीलियम है वो सेप्टेट होगा, सिनोसिटिक नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर से होगा या एप्लेनोस्पोर से अंतर ये है कि जो स्पोर मोटाइल होते हैं और एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं, और इन स्पोर का फॉर्मेशन एंडोजिनसली होगा। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, शाम को लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे। इनका स्पोर स्पोरेंजियम नाम के स्ट्रक्चर के अंदर होता है, अंदर बनते इसलिए एंडोजिनस, ऊपर बनेंगे तो एक्सोजिनस कहा जाएगा। अब जब 2 सेल आपस में फ्यूज करती हैं, 2 गैमीट फ्यूज करते हैं तो जाइगोस्पोर बनता है, और जाइगोस्पोर बनने के बाद उसमें मियोसिस होती है, और मियोसिस होने के बाद गैमीट का स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर जर्मिनेट करके नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। अब अगर गैमीट सिमिलर हैं तो मॉर्फोलॉजी में तो आइसोगैमस कहेंगे, डिसिमिलर हैं तो एनाइसोगैमस या उगैमस कहेंगे। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, उगैमस, ये 3 तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर है। अब ध्यान ये रखिएगा कि इसको हम एल्गी में यानी अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कॉमन एग्जाम्पल की बात करें तो म्यूकर, जो कि फिगर भी यहाँ पर आपको दिया गया है, जो ए फिगर आपको यहाँ पर दिया गया है, ये फिगर एक्चुअली म्यूकर का फिगर है यहाँ पर। इसके अलावा राइजोपस आपको दिया गया जो कि ब्रेड मोल्ड कहलाता है। ब्रेड जो खराब होती है राइजोपस की वजह से। और एल्ब्यूगो की अगर हम बात करें, पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, जो मस्टर्ड की लीफ के ऊपर वाइट स्पॉट दिखाई देते हैं वो एल्ब्यूगो की वजह से ही होते हैं। तो ये बात हो गई फाइकोमाइसीट की। अब दूसरे क्लास पे चलते हैं दैट इज एस्कोमाइसीट। इन्हें कॉमनली सैक फंजाई कहा जाता है, जबकि अगर फाइकोमाइसीट की बात करें तो इन्हें कॉमनली एल्गल फंजाई कहा जाता है। एनसीईआरटी ने नहीं दिया लेकिन आप ध्यान रखेंगे इसे। तो एस्कोमाइसीट को सैक फंजाई कहते हैं। ये ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं जैसे पेनिसिलियम, लेकिन यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं जैसे ईस्ट सैक्रोमाइसिस की बात करें। अब ये सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, डीकम्पोजर हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, कॉप्रोफिलस हो सकते हैं। कॉप्रोफिलस का मतलब ग्रोइंग ऑन डंग, यानी गोबर के ऊपर ग्रो करते हैं। माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेड। एक साथ आप याद करिएगा, फाइकोमाइसीट में माइसीलियम एसेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होता है। बाकी सभी क्लास में यानी एस्कोमाइसीट में, बेसिडियोमाइसीट में, ड्यूटेरोमाइसीट में ब्रांच्ड और सेप्टेड माइसीलियम पाया जाता है। एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया होते हैं जो कि एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। स्पेशल माइसीलियम जिसे कोनिडियोफोर कहा जाता है, इस तरीके का कोनिडियोफोर होता है और इसके ऊपर ऐसे कोनिडिया बनती है। अगर अंदर बनती तो एंडोजिनस कहते, ऊपर बन रही तो एक्सोजिनस कह रहे हैं। कोनिडिया जब जर्मिनेट करती है तो इससे माइसीलियम यानी नए फंगस का फॉर्मेशन हो जाता है। सेक्सुअल स्पोर की अगर बात करें तो सेक्सुअल स्पोर को एस्कोस्पोर कहा जाता है, जो एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं एस्कस के अंदर। सिंगुलर फॉर्म में एस्कस कहते हैं, प्लूरल में एसाई कहा जाता है। और ये जो एस्कस है ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनते हैं जिन्हें एस्कोकार्प कहा जाता है। तो इसको ऐसे समझिए कि ये एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी है। इस एस्कोकार्प के अंदर ये आप समझ सकते हैं एस्कस है, और एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं, और एस्कोस्पोर एस्कस के अंदर बनते हैं इसलिए इन्हें एंडोजिनस कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एस्परजिलस हो जाएगा, क्लेविसेप्स हो जाएगा, न्यूरोस्पोरा हो जाएगा यहाँ पर। और न्यूरोस्पोरा की बात करें तो इनका बहुत ज़्यादा यूज़ बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में किया गया। बीडल एंड टॉटम ने अपनी 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस को देने के लिए न्यूरोस्पोरा पे ही एक्सपेरिमेंट किया था। कई सारे मेंबर ऐसे हैं जैसे मॉरेल और ट्रिफल की बात करें, पहले इसको एनसीईआरटी ने बफेल दिया था, अब इसको सही कर दिया क्योंकि बफेल नाम गलत था। तो मॉरेल और ट्रिफल एडिबल होते हैं और ये काफ़ी डेलिशियस होते हैं यानी काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं खाने में।
अब आते हैं बेसिडियोमाइसीट पे। बेसिडियोमाइसीट को कॉमनली क्लब फंजाई के नाम से जाना जाता है। दीज आर कॉल्ड क्लब फंजाई, और इनके कॉमन मेंबर हैं जैसे मशरूम हो गया, ब्रैकेट फंजाई हो गया, पफबॉल हो गया। अब ये ग्रो करते हैं सॉइल के ऊपर, लॉग यानी जो लट्ठे होते हैं उनके ऊपर ग्रो करते हैं, ट्री स्टम्प यानी पेड़ के तने के ऊपर, एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट। जैसे रस्ट और स्मट फंगस की बात करें तो ये पैरासिटिक होते हैं। रस्ट और स्मट वीट प्लांट की बॉडी पर ग्रो करते हैं। माइसीलियम पहले ही मैंने बताया था ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल, ये ध्यान रखिएगा, एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। ये शाम के सेशन के लिए ध्यान रखिएगा। सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगैमी अभी मैंने बताया था सेक्सुअल साइकिल में ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रैंड, एक प्लस और एक माइनस या जीनोटाइप। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। अब कैरियोगैमी और मियोसिस बेसिडियम के अंदर होती है, जिससे 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं, और ये जो बेसिडियोस्पोर हैं ये एक्सोजिनसली बनते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी आपने पढ़ा है कि जो एस्कोस्पोर होते हैं वो एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो बेसिडियोस्पोर होते हैं ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। अच्छी तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। और एस्कोस्पोर एस्कस में बनते हैं, बेसिडियोस्पोर बेसिडियम के अंदर बनते हैं, और बेसिडियम जिन फ्रूटिंग बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उन्हें बेसिडियोकार्प कहा जाता है। तो मैंने ऐसे बताया था, एस्कोकार्प के अंदर एस्कस है, एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर है, बेसिडियोकार्प के अंदर बेसिडियम, और बेसिडियम के ऊपर बेसिडियोस्पोर बनते हैं। कॉमन एग्जाम्पल की बात करें तो अगेरिकस, जैसे मशरूम एडेबल है, खाने के लिए हम यूज़ करते हैं। मटर मशरूम, अलग अलग तरह की सब्जियां आजकल हम खाते हैं। अस्टिलेगो स्मट फंगस कहा जाता है। पक्सिनिया को रस फंगस कहा जाता है। पक्सिनिया रस नाम की डिजीज वीट में कॉज करता है, और अस्टिलेगो वीट में स्मट नाम की डिजीज कॉज करता है। सबसे आखिरी क्लास फंजाई का है ड्यूटेरोमाइसीट, जिसे कॉमनली इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इम्परफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि या तो एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज इन फंजाई की हमें पता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, और अगर किसी ड्यूटेरोमाइसीट के मेंबर में सेक्सुअल फॉर्म डिस्कवर हो गई तो इसे सही क्लास में भेज दिया जाएगा। अगर किसी ड्यूटेरोमाइसीट में सेक्सुअल साइकिल का पता चलता है तो इसे या तो मूव किया जाता है, अगर एक बार इनमें सेक्सुअल स्टेज का पता चला ड्यूटेरोमाइसीट के मेंबर में तो इन्हें या तो मूव किया जाता है एस्कोमाइसीट में या फिर बेसिडियोमाइसीट में। फाइकोमाइसीट में इसलिए नहीं भेजते क्योंकि इनका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है, जबकि फाइकोमाइसीट का माइसीलियम एसेप्टेट और सिनोसिटिक होता है। एनसीईआरटी कहता है कि ये भी पॉसिबल हो सकता है कि एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज का एक नाम हो और उसे ड्यूटेरोमाइसीट में रखा गया हो, और सेक्सुअल स्टेज का दूसरा नाम हो और उसे एस्को या बेसिडियो में रखा गया हो। बाद में जब दोनों के बीच लिंकेज का पता चलता है तब फंजाई को करेक्टली आइडेंटिफाई किया जाता है और ड्यूटेरोमाइसीट से बाहर कर दिया जाता है, और जब ड्यूटेरोमाइसीट से इसे हटाया जाता है तो या तो ये एस्कोमाइसीट में भेजे जाते हैं या फिर बेसिडियोमाइसीट में भेजे जाते हैं। अगर हम इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये कोनिडिया के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। ध्यान रखिएगा, कोनिडिया एस्कोमाइसीट में है और ड्यूटेरोमाइसीट में है। माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच है। ध्यान रखिएगा 3 क्लास में सेप्टेट और ब्रांच माइसीलियम है, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरोमाइसीट में। कुछ मेंबर यहाँ पर सेप्रोफाइट होते हैं या पैरासाइट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेंबर डीकम्पोजर होते हैं। लेटर फ्रेशली फॉलन लीफ को लेटर कहा जाता है, जो पेड़ से ताजी गिरी हुई पत्तियां होती हैं उन्हें लेटर कहते हैं। एंड हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग, ये पूछा गया आपके एग्जाम में, अच्छे से ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो 3 एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिए गए हैं जिसको आप याद कर सकते हैं कैट के द्वारा, कॉलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। तो ये फंजाई की बात हो गई। अब एक्सोजिनस और एंडोजिनस में आप एक्सोजिनस को ध्यान रखिएगा। एक्सोजिनस में आपको 2 केस याद करने, एक कोनिडिया याद करना है और दूसरा आपको एस्कोस्पोर याद करने हैं। इनके अलावा जब आपसे जूस्पोर पूछा जाए, एप्लेनोस्पोर पूछा जाए, बेसिडियोस्पोर पूछा जाए तो एंडोजिनस हो जाएंगे। पांचों याद करोगे तो कन्फ्यूजन होगा भी, शाम को जब हम लाइव सेशन लेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। अब किंगडम प्लांटी को यहाँ पर शॉर्ट में बताया गया है, जो हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं लेकिन डिटेल में अगले चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे। तो किंगडम प्लांटी की बात करें तो यहाँ पर सभी मेंबर यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और कॉमनली इन्हें प्लांट कहा जाता है, लेकिन कुछ मेंबर पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक हैं, जैसे इंसेक्टिवरस प्लांट या
पैरासिटिक प्लांट। इंसेक्टिवरस में ब्लैडरवर्ट आप एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये इंसेक्टिवरस प्लांट है। और कस्कुटा की अगर हम बात करते हैं तो कस्कुटा एक पैरासाइट होता है। चूंकि प्लांटी के मेंबर यूकैरियोटिक होते हैं इसलिए इन्हें प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है यहाँ पर। और अगर हम प्लांटी की बात करें तो इसमें एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो को रखा गया। इनकी डिटेल हम कल पढ़ेंगे जब हम प्लांटी किंगडम को डिस्कस करेंगे। अब लाइफ साइकिल की बात करें तो प्लांट की लाइफ साइकिल में दो फेज होती है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइट, और ये एक दूसरे से अल्टरनेट चलती रहती हैं। और इसी अल्टरनेशन को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से जानते हैं। अगले चैप्टर में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया के बारे में। वैसे चैप्टर 4 में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन शॉर्ट में यहाँ पर बात करते हैं। ये हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर होते हैं और इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए प्लांट के ऊपर। देखिए जो हर्बीओर है वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं और कार्निओर इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। और फिर ये खाने को डाइजेस्ट करते हैं इंटरनल कैविटी में, जिसे आप एलिमेंट्री कैनाल कह सकते हैं। और ये फूड को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में। ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड को मसल या लीवर में स्टोर किया जाता है, और फैट के फॉर्म में जो स्टोरेज होता है ये एडिपोज टिश्यू में किया जाता है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ध्यान रखिएगा, होलोजोइक होता है, यानी खाने को निगलते हैं। इंगेशन टर्म यूज करते हैं यहाँ पर। इनमें एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न पाया जाता है, और इनमें जो एडल्ट होते हैं उनका डेफिनेट शेप और साइज होता है। जो हायर फॉर्म है, जैसे कॉर्डेट की बात करें तो इनमें इलेबोरेट यानी बहुत ही विकसित सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म पाई जाती है। क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखिएगा। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। ज़्यादातर एनिमेलिया के मेंबर लोकोमोशन कर सकते हैं। बेटा अगर हम हायर फॉर्म की बात करें, हायर एनिमल की बात करें, तो इनमें बहुत ही वेल डेवलप सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म पाई जाती है। इसका मतलब ये कि इनमें सेंसरी और मोटर दोनों तरह के सिस्टम पाए जाते हैं। ज़्यादातर ऐसे एनिमल होते हैं जो लोकोमोशन कर सकते हैं, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट कर सकते हैं। लोकोमोशन की एबिलिटी वैसे पोरीफेरा के मेंबर में जनरली नहीं पाई जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर यहाँ बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कपुलेशन के द्वारा होता है, यानी मेल और फीमेल कपुलेशन करते हैं और कपुलेशन के बाद गैमीट ट्रांसफ़र होता है और उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। चैप्टर 4 में एनिमल किंगडम में डिटेल में इसे हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन और लाइकेन। अगर आपकी एनसीईआरटी 1 साल से ज़्यादा पुरानी तो उसमें प्रियॉन का टॉपिक नहीं दिया गया था, लेकिन अब एनसीईआरटी ने जोड़ दिया है। 5 किंगडम के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में विटेकर ने लाइकेंस को और जो एस सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन, इनको कोई जगह नहीं दी, कहीं पर मेंशन नहीं किया। तो आपके नीट में कई बार सवाल भी पूछा गया कि वायरस को किस किंगडम में रखा गया, तो आप बताएंगे कहीं नहीं रखा गया है। इन्हीं के बारे में हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अब जैसे एनसीईआरटी कहता है कि अगर कभी हमें कॉमन कोल्ड या फ्लू हो जाता है तो ये वायरस की वजह से होता है, ये वायरस की वजह से होता है। वायरस को क्लासिफिकेशन में इसलिए जगह नहीं दी है क्योंकि ये सही मायने में लिविंग नहीं है। क्योंकि अगर हम लिविंग की बात करें तो लिविंग उसे कहते हैं जिसके पास सेल स्ट्रक्चर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, मेटाबॉलिज्म हो, लेकिन वायरस के पास कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं। दीज आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनमें कोई सेल नहीं पाई जाती। और लिविंग सेल के बाहर ये एक इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी लिविंग सेल के बाहर ये एकदम चीनी या नमक के टुकड़े की तरह होते हैं। अब यहाँ पर 2 वायरस आपको दिए गए, एक टोबैको मोज़ेक वायरस आपको दिखाया गया, पहला वाला फिगर। जो बी है ये बैक्टीरियोफेज आपको वायरस दिखाया गया है। अब ये एग्ज़ाम में आपके पूछे जा चुके हैं, इसलिए दोनों फिगर को समझदारी से आप याद करेंगे। जैसे अगर आप टोबैको मोज़ेक वायरस TMV शॉर्ट में इसे कहते हैं, इस TMV में देखेंगे तो इसका जो RNA है ये कॉइल्ड होता है। इस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा गया, कॉइल्ड RNA यहाँ पाया जाता है, दिस इज कॉइल्ड RNA। अगर आप बैक्टीरियोफेज की बात करें तो इसमें 4 पार्ट आपको दिखाए गए, हेड दिखाया गया है, कॉलर दिखाया गया, सीट दिखाई गई और टेल फाइबर दिखाए गए। तो ये दोनों फिगर आपके नीट में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो लिविंग सेल के बाहर इनका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन जब ये किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो सेल को इन्फेक्ट करने के बाद ये सेल की जो मशीनरी है
मतलब रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन करने की जो मशीनरी है उस पर कब्जा कर लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं, और फिर होस्ट सेल के अंदर अपना रेप्लिकेशन शुरू करते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं और फिर होस्ट को ये मार देते हैं। अब अगर वायरस टर्म की हम बात करें तो वायरस जो नाम है इसका मतलब होता है वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, और ये टर्म इवानोवस्की के द्वारा दिया गया। अब ये पहले एनसीईआरटी ने जब आपको दिया था तो इसमें कहा था कि टर्म वायरस पाश्चर के द्वारा दिया गया, लेकिन अब एनसीईआरटी ने इसे चेंज करके यहाँ इवानोवस्की कर दिया है। इवानोवस्की ने 1892 में रिकॉग्नाइज किया कुछ ऐसे माइक्रोब को जो कि मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको कॉज करते थे। इवानोवस्की ने पता लगाया कि ये जो टोबैको में मोज़ेक डिजीज कॉज करने वाले जो भी माइक्रोब हैं, दीज आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाते हैं। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर उसे कहा जाता है जिस फिल्टर से बैक्टीरिया पास ना हो पाए। बीजरिंग ने 1898 में पता लगाया कि अगर हम इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट यानी निचोड़ है इसको हेल्दी प्लांट पे डाल दे तो हेल्दी प्लांट में इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्होंने इस फ्लूइड को, इस निचोड़ को एक नाम दिया, दैट इज कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तो ये टर्म खूब पूछा जाता है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड बीजरिंग ने कहा 1898 में। स्टैनले ने 1935 में वायरस को क्रिस्टलाइज किया। इन्होंने कहा वायरस क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, और ये जो क्रिस्टल है मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं, मुख्य रूप से प्रोटीन के बने, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल प्रोटीन के बने, मुख्य रूप से प्रोटीन के बने हैं। और ये जो क्रिस्टल हैं ये होस्ट सेल के बाहर इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, इनर्ट होते हैं। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट मतलब ये केवल अपने होस्ट के अंदर ही सर्वाइव कर सकते हैं पैरासिटिक फॉर्म में, होस्ट के बाहर इनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। अब वायरस दो चीज़ों से बने होते हैं, एक तो इनमें प्रोटीन मेनली पाया जाता है, लेकिन वायरस में जेनेटिक मटेरियल भी होता है जो कि डीएनए या आरएनए में से कोई एक हो सकता है। यानी वायरस या तो आरएनए प्लस प्रोटीन से बना होगा या डीएनए प्लस प्रोटीन से बना होगा। किसी भी वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ नहीं पाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। इनमें न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए प्लस प्रोटीन पाई जाती है, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है यानी डीएनए या आरएनए यही इन्फेक्शियस होता है। जैसे एचआईवी की बात करें तो एचआईवी वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, और आरएनए ही इन्फेक्शियस होता है। टीएमवी में भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए है जो कि इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल, सामान्य तौर पे, कोई रूल नहीं, सामान्य तौर पे जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, ये अच्छे से याद करिएगा। और जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं एनिमल को, उन वायरस में या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है या डबल स्टैंडर्ड आरएनए है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बैक्टीरियल वायरस की बात करें जिन्हें बैक्टीरियोफेज भी कहा जाता है, जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इनमें यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। जैसे यहाँ पर ये बैक्टीरियोफेज आपको दिखाया गया है, तो इस बैक्टीरियोफेज में जो बी वाला फिगर आपको दिया गया, इसके हेड में डबल स्टैंडर्ड डीएनए इस तरीके से पाया जाता है। और टीएमवी की बात करें तो यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है। तो ज़्यादातर बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, लेकिन 5x174 बैक्टीरियोफेज में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। ये एनसीईआरटी में जेनेटिक चैप्टर में आपको बताया है। अब जो यहाँ पर प्रोटीन कोट है, प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहा जाता है। कैप्सिड छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी होती है जिन्हें कैप्सोमियर कहा जाता है, और ये कैप्सिड प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर तो आपको कैप्सिड दिखाया गया है टोबैको मोज़ेक वायरस में, और इन कैप्सिड में जो छोटी छोटी यूनिट आपको दिखाई गई हैं, इन यूनिट को कैप्सोमियर का नाम दिया जाता है। इन्हें कैप्सोमियर आप कह सकते हैं, और ये कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब कैप्सिड में कैप्सोमियर का जो अरेंजमेंट होता है ये हेलिकल फॉर्म में होता है या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में होता है। बहुत खास है, अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। शाम को जब हम क्वेश्चन करेंगे लाइव सेशन में उसके लिए आप ध्यान रखिएगा। वायरस से कई तरह की बीमारियां होती है, जैसे मम्स की बात करें, गलसुआ कहते हैं, स्मॉल पॉक्स बड़ी माता, हर्पीज हो गया, इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी हो गई। ह्यूमन में एड्स नाम की बीमारी भी वायरस कॉज करता है। प्लांट में जब वायरस डिजीज कॉज करता है तो उसमें कुछ सिम्टम होते हैं, जैसे मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग, पत्तियां पीली पड़ जाती, वेन क्लियरिंग, वेन सफ़ेद हो जाती हैं, ड्वार्फिंग, पौधा बौना रह जाता है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है।
अब बात करते हैं वायरोइड, प्रियॉन और लाइकेन के बारे में। वायरोइड की अगर बात की जाए तो वायरोइड की डिस्कवरी 1971 में टियोडाइनर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा की गई और इन्होंने पता लगाया कि जो वायरोइड होते हैं ये वायरस से छोटे होते हैं और जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया की तुलना में छोटे होते हैं। वायरॉइड से डिजीज होती पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज, आपको याद रखनी है, पीएसटीडी पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज आप ध्यान रखेंगे। और वायरॉइड में केवल फ्री आरएनए पाया जाता है, इनमें प्रोटीन कोड कैप्सिड नहीं पाया जाता है जो कि वायरस में प्रेजेंट होता है और इसीलिए इनका नाम वायरॉइड है क्योंकि इनमें प्रोटीन कोड नहीं है। तो देखिए वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना है लेकिन वायरॉइड केवल न्यूक्लिक एसिड आरएनए से बना है, इनमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है और इनमें जो आरएनए होता है वायरॉइड में ये वायरस की तुलना में लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। अब बात करते हैं प्रियॉन, ये नया टॉपिक एनसीईआरटी ने ऐड किया है। प्रियॉन की बात करें तो ये इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस कॉज करते हैं और ये एक्चुअली एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, यानी प्रियॉन केवल प्रोटीन से बने होते हैं। देखिए वायरस की अगर बात करें तो वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों से बना है। वायरॉइड की बात करें तो वायरॉइड केवल न्यूक्लिक एसिड से बना है और अगर हम प्रियॉन की बात करें तो प्रियॉन केवल प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इनका जो साइज है ये वायरस के साइज के बराबर होता है, लगभग सिमिलर टू वायरसेस, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब इन एजेंट को आप कह सकते हैं प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट, प्रियॉन के लिए टर्म आप यूज कर सकते हैं प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट, और इनसे कई सारी बीमारियां होती जैसे बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी पीएससी कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल, और इसकी वजह से क्रेसफेल्ड जैकब डिजीज होती ह्यूमन के केस में। इसके अलावा कुछ और डिजीज हैं जैसे स्कारपी डिजीज सीप में होती, भेड़ में, ये भी प्रियॉन के द्वारा होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ह्यूमन में कुरु नाम की एक डिजीज होती जिससे लॉफिंग डेथ के नाम से जाना जाता है, लॉफिंग डेथ यानी पर्सन हंसते हंसते मर जाता है, यानी हंसते हंसते लग जाए रास्ते। चलिए अब बात करते हैं सबसे लास्ट टॉपिक, दैट इज लाइकेन। लाइकेन एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है जो कि एल्गी और फंजाई के बीच में पाया जाता है। सिम्बायोटिक का मतलब दोनों के लिए फायदेमंद होता है, दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन। अब जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसे फाइकोबियॉन्ट कहा जाता है और फंगल कंपोनेंट माइकोबियॉन्ट कहलाता है। जो फाइकोबियॉन्ट है वो ऑटोट्रॉफिक होता है और माइकोबियॉन्ट हेट्रोट्रॉफिक होता है क्योंकि फंजाई हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। अब जो एल्गी होता है ये फंजाई के लिए फूड प्रिपेयर करता है और जो फंजाई है ये बदले में एल्गी को शेल्टर यानी रहने की जगह प्रोवाइड करता है, मिनरल न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्जॉर्ब करके एल्गी को प्रोवाइड करता है खाना बनाने के लिए। अगर नेचर में कभी आप इन्हें देखेंगे तो आप ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि जो लाइकेन है ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से मिलके बना हुआ है। लाइकेन्स आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, ये SO2 पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। ये उन एरिया में नहीं ग्रो करते जहाँ पर SO2 पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो अब चलिए यहाँ पर समरी में कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट वो भी मैं आपको टिक करा देता हूँ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वर फर्स्ट प्रपोज बाय एरिस्टोटल ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। पहला जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है प्लांट और एनिमल का वो एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया, जिन्हें आप हिंदी में अरस्तू के नाम से पढ़ते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप कुछ नए पॉइंट की हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्मोपॉलिटन ये हर जगह पाए जाते हैं। दीज ऑर्गेनिम्स शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा तरह का न्यूट्रिशन यहीं पर पाया जाता है। फिर अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों तरह का हो सकता है। फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और यहाँ लिखा मोस्ट फंजाई आर सेप्रोफिटिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी सभी फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और ज़्यादातर फंजाई सेप्रोफिटिक होते हैं। और अगर हम क्लासेस की बात करें तो 4 क्लास हैं, फाइकोमाइसिट, एस्कोमाइसिट, बेसिडियोमाइसिट, ड्यूटेरोमाइसिट, दीज आर 4 क्लासेस। प्लांटी किंगडम की अगर हम बात करते हैं तो प्लांटी में सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एनजियो। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पर पाया जाता है। किंगडम एनिमेलिया की अगर हम बात करते हैं तो एनिमेलिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन ध्यान रखिएगा होलोजोइक होता है। ये ज़्यादातर, ये पॉइंट नया है, दे रिप्रोड्यूस मोस्टली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
ये ध्यान रखिएगा। सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस एंड वायरॉइड एज वेल एज लाइकेन आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। करीब 1 घंटे के आसपास हमें समय लगा इस चैप्टर को करने में। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और अगर खुद आप इसे रिवाइज करते हैं तो इसमें काफ़ी टाइम आपको लगता है, लेकिन 1 घंटे में मैंने पूरा चैप्टर आपको करा दिया। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि हमने हर एक पॉइंट को कवर भी किया है और जो पॉइंट समझाने वाले थे पर मैंने टाइम भी दिया है समझने के लिए। तो इस तरीके से आप इन्हें रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में इन लेक्चर को चाहते हैं तो आप हमारे क्लासरूम वीडियो लेक्चर को परचेस कर सकते हैं। एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो केवल 500 रुपये है। और अगर आप पूरे 38 चैप्टर को परचेस करना चाहते हैं तो 3000 रुपये में केवल परचेस कर सकते हैं। जबकि ये क्लासरूम वीडियो लेक्चर अगर आप स्ट्रीमिंग के द्वारा लेते हैं तो 25,000 रुपये आपको देने होते हैं। लेकिन अभी 2020 के लिए अगले 2 महीने के लिए आपको ये केवल 3000 रुपये में दिए जा रहे हैं, जिनको एक्चुअली अगर आप स्ट्रीमिंग के द्वारा लेते हैं तो 25,000 रुपये में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके अगर आप डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो इन वीडियो लेक्चर को आप परचेस कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। शाम को अभी हम जो लाइव क्लास करेंगे उस लाइव क्लास में हम इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 45 क्वेश्चन या हो सकता है 60 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन को हम डिस्कस करें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आप क्रैश कोर्स का जो पहला चैप्टर उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, उन वीडियोस को आप देखिए। साथ ही उसके क्वेश्चन भी मैंने लाइव सेशन में करवा दिए हैं कल, वो भी आप देखिए। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी तरीके से हम पूरे 38 चैप्टर को कवर करेंगे जैसे हमने इन 2 चैप्टर को कवर किया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इसका बेनिफिट उठा पाएँ तो इससे बेहतर बात और कोई नहीं हो सकती है। कल हम फिर मिलेंगे और शाम को भी हमें मिलना है। लाइव सेशन में हम क्वेश्चन के लिए मिलेंगे इसी चैप्टर के अच्छे से रिवाइज करके। शाम को मिलते हैं 5 बजे। बेस्ट ऑफ लक।